दोस्तों, यदि आप हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड नर्सिंग ऑर्डरली की तैयारी कर रहे हैं या फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, इससे संबंधित कोई भी एम्स का फॉर्म आप यदि अप्लाई किए हैं और उसका एग्ज़ाम आपको देनी है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड नर्सिंग ऑर्डरली पोस्ट के लिए सब्जेक्ट नॉलेज से जो 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वे प्रश्न से आप रूबरू होंगे और आपको सीखने का यह मौका मिलेगा कि आखिर हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड नर्सिंग ऑर्डरली पोस्ट के लिए सब्जेक्ट नॉलेज से जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, वे किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। और आप यह भी जान पाएंगे कि यदि इन 40 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप उन्हें किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर सब्जेक्ट नॉलेज से जुड़ा हुआ कुल 40 प्रश्न जो है वो किस प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं। यह एम्स पटना द्वारा ओरिजिनल प्रश्न पत्र हॉस्पिटल अटेंडेंट का है, जो कि 27 अगस्त को जो है एग्जामिनेशन लिया गया था और इसका सीरीज हम लोगों ने आपको दिखलाया भी था। लेकिन आज के इस वीडियो के सेशन में हम लोग कुल 40 मार्क्स का जो प्रश्न पूछा जाता है और बिना इस 40 मार्क्स में अच्छा आप स्कोर किए हुए यदि आप चाहते हैं कि हम सेलेक्ट हों, तो यह संभव ही नहीं है कि आप बिना सब्जेक्ट नॉलेज में अच्छा किए हुए आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो चलिए, इंग्लिश लैंग्वेज के बाद अब हम लोगों का नेक्स्ट सेशन जो है सब्जेक्ट नॉलेज का ही होगा। हम लोग बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं सब्जेक्ट नॉलेज पे। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे ये सब्जेक्ट नॉलेज का प्रश्न जो है आ चुका है और अब आप इसे देखिए। मैंने पहले ही बताया है कि इसमें हरा रंग का जो टिक आउट किया हुआ है वो इसका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सब्जेक्ट नॉलेज से कहता है किसी घायल या बीमार व्यक्ति को किसी चोट या अचानक बीमार पड़ने पर चिकित्सा सहायता पहुंचने से पहले दी जाने वाली प्राथमिक सहायता या उपचार को क्या कहा जाता है। अंतिम उपचार, प्राथमिक उपचार, प्राथमिक सहायता तो बेहद आसान है। इसको जो है प्राथमिक उपचार कहा जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट कहा जाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति को चोट या अचानक वह बीमार पड़ गया तो चिकित्सा सहायता अर्थात हॉस्पिटल जो हम जाएंगे उससे पूर्व जो है अगर उसका कोई भी ट्रीटमेंट हम करेंगे अपने घर पे या फिर कुछ दोस्तों के साथ, तो उस उपचार को हम लोग जो है प्राथमिक उपचार कहते हैं। चलिए, एक नंबर का प्रश्न आप देख लिए होंगे, आपकी समझ में भी आ गया होगा। दूसरा नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, रोगी की स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है। आपके स्क्रीन पर देखिए, मैं लार्ज करके दिखा रहा हूं। यह प्रश्न ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और आपको इस प्रश्न को देखने से इस बात का बिल्कुल ही अंदाज़ा लग जाएगा कि आप भी इस प्रश्न को अच्छे ढंग से बना सकते हैं। यदि आप नहीं भी पढ़े हैं ना, तो हम ऐसा दावा कर सकते हैं कि 40 प्रश्न में से 30 प्रश्न तो आप अपना दिमाग लगा करके बना ही सकते हैं। और थोड़ा बहुत यदि आप पढ़ के गए हैं, इस प्रकार के प्रश्न को देख करके गए हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो या अन्य कोई इंटरनेट सोर्स के माध्यम से हो, तो आप 40 में 40 जो है सही करके आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि हॉस्पिटल अटेंडेंट पटना एम्स के लिए एग्ज़ाम दिए थे और वे सब्जेक्ट नॉलेज में 40 में 40 प्रश्न जो है करके आए हैं, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा पूछा गया है कि आप 40 में 40 बना सकते हैं। ये कोई विशेष जो है इसके लिए तैयारी की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कहता है रोगी की स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत ही आसान है कि रोगी का स्वच्छता जो है क्यों महत्वपूर्ण है। पारस्परिक संक्रमण को रोकने के लिए रोगी को क्रोधित करना नहीं होगा। अधिक पैसा पाने के लिए तो स्वच्छता नहीं करेंगे भाई, रोगी को और अधिक बीमार बनाने के लिए नहीं होगा। तो एक नंबर आंसर होगा पारस्परिक संक्रमण को रोकने के लिए। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कौन सा मरीज स्वच्छता का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो स्वच्छता का उद्देश्य नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य की रोकथाम के लिए। अच्छे स्वास्थ्य की रोकथाम करेंगे तो वो तो स्वच्छता का उद्देश्य होगा नहीं। चलिए आइए चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन शरीर के अंगों की गतिविधियों को सीमित करता है। कौन जो है शरीर का अंग जो है उसकी गतिविधि को लिमिट करता है। स्ट्रेचर, बिस्तर, कुर्सी, मेज। ये जो ऑप्शन तीसरा है यह शरीर के अंगों की गतिविधि को क्या करता है, लिमिट करता है। इस प्रश्न का
आंसर यह कह रहा है कि शरीर की अंग की गतिविधि जो है उसको लिमिट करता है। तो जब हम स्ट्रेचर, बिस्तर या कुर्सी या मेज पे कोई भी पेशेंट को देखते हैं तो वो पेशेंट जो है अपने शरीर के अंगों की गतिविधि को क्या किए हुए रहता है, लिमिट किया हुआ रहता है। लिमिट किया हुआ रहता है अर्थात वो बीमार रहता है, तभी ना हम लोग उसको स्ट्रेचर, बिस्तर या कुर्सी या मेज पे लेटाते हैं। तो यही इस प्रश्न का मतलब आंसर था। 5वां नंबर देखिए, कहता है किस प्रकार की चोट के लिए कॉलर एन कफ स्लिंग का उपयोग किया जाता है। ये कलाई में जो चोट लगती है ना, उस चोट के लिए जो है कॉलर एन कफ स्लिंग का उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न आप जो है लगा होगा कि थोड़ा सा भारी है, लेकिन ऐसा सच में थोड़ा सा तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और आपका जो है ज़्यादा मार्क्स आप पहले से 100 क्वेश्चन में अगर ज़्यादा आप सही कर पा रहे हैं तो आप प्रश्न को स्किप भी कर सकते हैं नेगेटिव से बचने के लिए। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जहरीली गैस है जो श्वास अवरोध का कारण बन सकती है। काफ़ी आसान प्रश्न है। ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं, ऑक्सीजन तो हमें श्वास लेने के लिए ज़रूरी ही होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जल और नाइट्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, वो जो है ह्यूमन के लिए काफ़ी जो है हानिकारक गैस है, क्योंकि वह जहरीली गैस होती है और श्वास अवरोध का भी कारण बनती है। तो सही जवाब इसका दूसरा नंबर ऑप्शन होगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखिए, यदि आप किसी आपातकालीन स्थिति में किसी को बेहोश लेकिन सांस लेते हुए पाते हैं तो क्या करेंगे। CPR देंगे, उन्हें कुछ खाने के लिए कुछ दीजिए, उन्हें पुनर्प्राप्ति स्थिति में रखें और आपातकालीन सहायता के लिए कॉल करें। यदि आप किसी को बेहोश लेकिन सांस लेते हुए पाते हैं, देखिए अगर सांस नहीं लेते हुए पाएंगे तो CPR देने की हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन पेशेंट जो है वो बेहोश है और हम देख रहे हैं कि पेशेंट सांस ले पा रहा है, तो इसी स्थिति में क्या करेंगे कि जो है जल्द से जल्द उसे आपातकालीन सहायता के लिए कॉल करेंगे, पुनर्स्थिति में रखेंगे, वो जिस स्थिति में उसी स्थिति में उसे रखेंगे। तो इसका आंसर जो है तीसरा नंबर होगा। 8वां नंबर देखिए, कहता है मौखिक स्वच्छता में बोरेक्स ग्लिसरीन का क्या उपयोग है। तो बोरेक्स ग्लिसरीन जो है यह मुंह के छालों के इलाज के लिए उपयोग में किया जाने वाला एक शक्तिशाली रोगाणुरोधक है। याद रखिएगा, ये 6-7 में हम लोग पढ़े थे, जरूर आप भी पढ़े होंगे कि ये साइंस सेक्शन में कि बोरेक्स का जो उपयोग होता था वो क्या मुंह के छालों के इलाज के लिए उपयोग में किया जाने वाला एक शक्तिशाली रोगाणुरोधक के रूप में होता है। चलिए आइए 9वां नंबर प्रश्न देखिए। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में रिपीट भी कर जाए, इसके लिए आप जो है इस प्रश्न को जरूर देखिए और देख करके जो है इसे दिमाग में याद करने का भी प्रयास कीजिए। कहता है CPR देते समय मरीज की छाती को बार बार सीधे नीचे दबाकर प्रति मिनट कितने दबाव की दर से दबाना चाहिए। तो ऑप्शन में है 5 से 10, 20 से 40, 150 से 200, 100 से 120। याद रखिएगा, जो CPR देते समय मरीज की छाती को जो है बार बार सीधे दबाकर प्रति मिनट जो है 100 से 120 दबाव की दर से दबाना चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हुए 10वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है सेप्टिसीमिया क्या है। जी हाँ, याद रखिएगा सेप्टिसीमिया क्या है। तो यह जो है जब रोगाणु किसी घाव में प्रवेश करता है और रक्त प्रवाह में संक्रमण फैला देता है तो उसे सेप्टिसीमिया कहते हैं। एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसे कि आपको याद रखना होगा। सेप्टिसीमिया जो है रोगाणु जब घाव में जो है प्रवेश कर जाता है और रक्त प्रवाह में संक्रमण इन्फेक्शन पैदा कर देता है तो उस स्थिति को सेप्टिसीमिया कहा जाता है। चलिए 11वां नंबर प्रश्न देखिए, चिकित्सा सहायता पहुंचाने से पहले गंभीर रूप से घायल मरीज के साथ क्या नहीं करना चाहिए। तो नहीं कह रहा है, तो सुनिश्चित करें कि सांस ले रहे हैं, बिल्कुल सही है। मदद के लिए पुकारें, बिल्कुल सही है। चोटों की जांच करें, एकदम सही है। उन्हें चोट वाली जगह से हटाएं, ये जो है नहीं करना चाहिए। चोट वाली जगह से जो है हटाएंगे तो मरीज जो है और गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगा। चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता आक्षेप मांसपेशियों में संकुचन और अनियंत्रित बेचैनी किसके लक्षण है। तो यह दौरा पड़ने के लक्षण है। याद रखिएगा, सीजर दौरा पड़ने के लक्षण है जिसमें कि मांसपेशी में संकुचन और अनियंत्रित बेचैनी जो है पेशेंट को होता है। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्राम का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
कहता है विश्राम का कौन जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो चौथा नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। विश्राम घावों या क्षतिग्रस्त शरीर के हिस्सों की कोशिकाओं के नवीकरण में मदद करता है। इसके बाद क्योंकि जितना भी ऑप्शन है ना ऊपर का तीनों, वो आप पढ़ने के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ये बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि विश्राम करने से पहले किसी को तरोताज़ा महसूस नहीं होता, बिल्कुल गलत है। जब हम विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो हम जो है पूर्व की तरह तरोताज़ा महसूस करते हैं। ऑप्शन दूसरा देखिए, विश्राम करने से कोई सूजन कम नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। विश्राम अगर हम करते हैं तो कहीं पर अगर सूजन हमें हुआ है, अर्थात कोई चोट या मरोड़ आई है, तो उसमें भी कमी होती है। आराम दर्द से राहत में मदद नहीं करता है, बिल्कुल गलत है। विश्राम जब हम करेंगे तो दर्द हो रहा है तो बिल्कुल उसमें हमें राहत मिलता है। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर चौथा होगा। चलिए, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग फास्ट इसको पढ़ रहे हैं, ताकि आप 40 के 40 प्रश्न भी देख लें और जल्द से जल्द जो है आप वीडियो को भी समाप्त कर लें। पॉलीयूरिया क्या है? तो याद रखिएगा, पॉलीयूरिया जो है मूत्र में जब उत्पादन प्रतिदिन 2500 से 3000 मिलीलीटर तक बढ़ जाता है तो उसे पॉलीयूरिया कहते हैं। यानी यदि मूत्र का उत्पादन डेली बेसिस पे 2500 से 3000 मिलीलीटर तक बढ़ जाता है तो उसे पॉलीयूरिया कहा जाता है। चलिए 15वां नंबर प्रश्न देखिए, छाले, लाली और सूजन किस प्रकार की जलन है? तो याद रखिएगा, ये सेकंड श्रेणी का जो है जलन है। छाला, लाली और सूजन ये जो है सेकंड श्रेणी का जो है जलन है। हो सकता है कि इसमें से 2-4 प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन में री हो जाए। ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप निश्चित रूप से इस प्रश्न को कम से कम देख करके एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूर जाएं। खास करके यदि आपका एग्जामिनेशन 30 अक्टूबर को एम्स भुवनेश्वर का होने वाला है तो आपके लिए यह प्रश्न पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद 16वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है स्प्लिट लगाते समय सदैव क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो इसका आंसर चौथा सही है। ऑप्शन चौथा, स्प्लिट शरीर को यथासंभव सबसे सही तरीके से स्थिर करता है। 17वां नंबर देखिए, आप देखते हैं कि मरीज बेहोश है और सांस नहीं ले रहा है या समान रूप से सांस नहीं ले रहा है, तो आपातकालीन प्रक्रिया क्या होगी? तो हमने अभी जस्ट इस प्रश्न से पहले के वाले प्रश्न में चर्चा किया था कि यदि कोई मरीज सांस नहीं ले पा रहा है और हम यह महसूस कर रहे हैं कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो तुरंत जो है CPR प्रारंभ करना चाहिए। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात CPR प्रारंभ करें होगा। चलिए 18वां नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहता है यदि आप धुएं से भरे कमरे में हैं तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल आसान प्रश्न है। सीधा चलेंगे, रोएंगे बैठ जाएंगे, फर्श पर रेंगेंगे और बाहर निकलने के लिए जितना संभव हो उतना नीचे रहेंगे। एकदम कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी अगर उसके पास कॉमन सेंस है तो इस प्रश्न को वह बखूबी के साथ बना सकता है। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर चौथा होगा। इसके बाद 19वां नंबर प्रश्न को देखिए, जब आपका सामना किसी आपातकालीन पीड़ित से हो जिसका अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? यानी प्रश्न का यह कहना है कि आपका सामना कोई ऐसे आपातकालीन पीड़ित अर्थात पेशेंट से हो गया है जिससे कि काफ़ी अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है, तो आप उस कंडीशन में सबसे पहले क्या करेंगे? रक्तस्राव पर गर्म पानी डालेंगे, जहां ब्लीडिंग हो रही है उस पर मरहम लगाएंगे, जख्म को यूं ही रहने देंगे, या फिर ब्लीडिंग रोकने के लिए घाव पर दबाव डालेंगे? तो इसका सही जवाब होगा ब्लीडिंग रोकने के लिए घाव पर प्रेशर डालेंगे, क्योंकि जहां पे चोट लग गया है और उस चोट के कारण यदि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो जो इन्फेक्टेड ब्लड है उसको प्रेशर के द्वारा निकालना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जहाँ चोट लगी है, जिस कारण से भी पेशेंट को चोट लगी है और चोट का जिस कारण से वहाँ पे ब्लड का थक्का जमा हो गया है या फिर रक्तस्राव हो रहा है, तो जो इन्फेक्टेड या फिर चोट के कारण जो ब्लड का क्लॉटिंग हो गया है, यदि वह नहीं निकलेगा तो इससे पेशेंट को क्या होगा और तकलीफ़ या पीड़ा बढ़ती जाएगी। तो इसे निकालना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि यदि किसी को ब्लीडिंग हो रहा है तो सबसे पहले उस पर प्रेशर देंगे और प्रेशर दे करके जो भी ब्लीडिंग वाले रक्त हैं प्रारंभिक अवस्था में उसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यही प्रोसेस जो है करना होगा। चलिए आइए अगला हम लोग 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न कहता है
वह अवस्था जिसके बाद व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से तरोताजा और सक्रिय महसूस करता है, क्या कहलाती है? कहता है कि कौन सा ऐसा जो है अवस्था है जिसके बाद जो है कोई भी व्यक्ति जो है मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से जो है फिट और एक्टिव महसूस करता है, तो विश्राम होगा। ऑप्शन को पढ़िए, एकदम कोई भी एक छोटा से छोटा बच्चा भी इस प्रश्न को बना सकता है, ऐसा हम विश्वास के साथ कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए, कहता है विश्राम, क्रोध, थकान, निराशा। तो निराशा फ्रस्ट्रेशन तो होगा नहीं, थकान टायर्डनेस होगा भी नहीं, क्रोध भी नहीं होगा, तो विश्राम ही होगा ना। कि यदि आप विश्राम अर्थात रेस्ट कर लेते हैं तो आप क्या होते हैं कि अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तरोताज़ा और एक्टिव महसूस करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 अर्थात विश्राम होगा। 21वां नंबर प्रश्न देखिए, बहुत बेहद आसान क्वेश्चन। यह क्वेश्चन तो भाई साहब गलत होना ही नहीं चाहिए। यदि आप हॉस्पिटल अटेंडेंट बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए यह प्रश्न काफ़ी आसान है और इस प्रश्न को आप गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। ऐसे भी जानकारी के लिए, यदि आप एक इंडियन सिटीजन हैं तो आपको यह प्रश्न जरूर आना चाहिए। यह प्रश्न है, भारत में एम्बुलेंस बुलाने का आपातकालीन नंबर क्या है? तो आपको पता ही है कि एम्बुलेंस जो है बुलाने का आपातकालीन नंबर जो है वो 102 होता है। 100 नंबर किसका है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, तो वो किसी भी थाने का नंबर होता है 100। और 101 किसका है तो वो भी आपको जानना चाहिए कि वो अग्निशम सेवा का नंबर 101 होता है। और एम्बुलेंस किसका नंबर होता है, एम्बुलेंस का नंबर कौन सा होता है भारत में, तो वो 102 होता है। अगर डायल 102 आप कीजिएगा 102 तो एम्बुलेंस का वो आपातकालीन नंबर होगा। बेहद आसान प्रश्न पूछा गया है, हवा में मत रहिए कि 40 प्रश्न जो है रहेगा तो किस प्रकार का पूछा जाएगा। 40 में मैंने बताया ना कि 30 प्रश्न तो आप दिमाग लगा करके बना ही सकते हैं, बाकी बच गया 10 प्रश्न। 10 प्रश्न भी आप जो है थोड़ा सा अगर पढ़े हुए हैं या फिर आप फिजिकली मेंटली आप हाइजीन से जुड़े हुए हैं या फिर आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से इस प्रश्न को बना सकते हैं। और अभी एग्जामिनेशन में कुछ समय है, आप चाहें तो इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे प्राथमिक उपचार से संबंधित कोर्स अवेलेबल हैं या फिर उससे संबंधित मटेरियल अवेलेबल है प्राइमरी ट्रीटमेंट से, जिसका कि आप PDF पढ़ने के बाद इस प्रकार के प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। चलिए 22वां नंबर प्रश्न देखिए। 22वां नंबर प्रश्न कहता है, अचेतन अवस्था सांस न लेने वाले हताहतों को स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक कैसे पहुंचाया जाता है? तो पहले ही हम लोग इस प्रश्न को चर्चा किए हैं, उसी प्रश्न से यह प्रश्न भी दिया गया है कि सांस लेने में हताहत अर्थात सांस लेने में तकलीफ हो रहा है तो पेशेंट को सुविधा केंद्र तक ले जाना है, तो कैसे ले जाइएगा? अगर सांस लेने में तकलीफ है तो सबसे पहले उसको CPR देना होगा। और CPR जो देंगे वो कैसे देंगे, तो पीठ के बल लिटा कर लगातार CPR देते हुए हम लोग जो है हॉस्पिटल तक ले जाएंगे या फिर स्वास्थ्य केंद्र तक, सुविधा केंद्र जहाँ भी है फैसिलिटी सेंटर, वहाँ तक हम लोग ले जाएंगे। क्योंकि सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो CPR देना ही होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अगला हम लोग 23वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कहता है किसी मरीज को बिस्तर पर स्नान कराते समय निम्नलिखित में से कौन सी स्वच्छता की उचित आदत नहीं है? तो कहता है जीवाणु को फैलने से रोकने के लिए कपड़ा एक ही बार उपयोग में लाया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। जितना बार स्नान कराना है उतनी बार जो है हमको क्या करना होगा, कपड़ा को चेंज करवाना होगा। उपयोग के बाद वॉश बेसिन को अच्छी तरह से भी संक्रमित किया जाना चाहिए, एकदम गलत है। इसके बाद कहता है जीवाणु के प्रसार को रोकने के लिए प्रसाधन सामग्री का एक बार में उपयोग लाई जाती है, यह भी नहीं होगा। विभिन्न मरीजों के बीच तौलिया साझा किए जा सकते हैं, ये तो एकदम समझिए कि गलत है, क्योंकि ऊपर वाला जो भी है ना सभी उचित आदत है। ये मतलब आप कह सकते हैं स्वच्छता की उचित आदत है। जो जीवाणु को फैलने के लिए जो है कपड़ा एक ही बार में उपयोग में लाइए। उपयोग के बाद वॉश बेसिन को अच्छी तरह से आप डिइंफेक्टेड कीजिए, यह भी बिल्कुल सही है। जीवाणु के प्रसार को रोकने के लिए प्रसाधन सामग्री एक बार ही उपयोग में लाई जाए, यह भी बिल्कुल सही है। और विभिन्न मरीज के बीच अगर आप तौलिया को साझा करिएगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा, एक मरीज से दूसरे मरीज में इन्फेक्शन फैलेगा। तो यह जो है अच्छा स्वच्छता का आदत नहीं है। तो सही आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा।
चलिए आइए अगला देखते हैं। 24वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता का एक उदाहरण है, यानी पर्सनल हाइजीन आप कह सकते हैं। सोना, अपने बालों को धोना, खाना, टीवी देखना। व्यक्तिगत स्वच्छता को देखना है भाई, तो व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या होगा, सोना तो नहीं होगा, खाना बनाना भी नहीं होगा, टीवी भी देखते हैं तो उसका स्वच्छता से तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बालों को धोना। यदि आप अपने बालों को धोते हैं, नाखून को काटते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, तो यह आपका जो है पर्सनल स्वच्छता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। 25वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है सूरज की रोशनी, गर्मी, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन आदि जैसे कारक जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कीटाणुनाशक, क्योंकि सूरज की रोशनी, गर्मी, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन आदि जो भी फैक्टर है वो सूक्ष्म जीव को नष्ट करते हैं, तो ये कीटाणुनाशक की श्रेणी में आते हैं। चलिए आइए 26वां नंबर प्रश्न देखिए। 26वां नंबर प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कहता है प्राथमिक उपचार की ABC क्या है। याद रखिएगा यह प्रश्न रिपीट हो सकता है। प्राथमिक उपचार की ABC क्या है, तो यह है एयरवे, ब्रेथनिंग और सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, ब्रेथिंग और एयरवे। तो ABC क्या है, तो एयरवे, ए से एयरवे, बी से हो गया ब्रेथिंग और सी से हो गया सर्कुलेशन। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में ABC का फुल फॉर्म यही होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा है। इसके बाद 27वां नंबर देखिए, किसी भी मरीज को पुनर्जीवित करने के लिए छाती के संपीड़न और वेंटिलेशन वाइट का सही अनुपात क्या है। तो 2 वेंटिलेशन के लिए 30 छाती जो है संपीड़न दिया जाता है, यही इसका सही जवाब होगा। 28वां नंबर देखिए, अनिद्रा अर्थात इंसोम्निया क्या है। तो इंसोम्निया जो है एक प्रकार का विकार है जिसमें व्यक्ति को गिरने या सोते रहने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो अनिद्रा जो है यही है कि इसमें क्या होता है, देखिए अनिद्रा है तो ऑप्शन को पढ़िए, आप बिल्कुल इसका सही जवाब खुद से निकाल पाएंगे। अनिद्रा कहता है विकार जहाँ व्यक्ति को अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ होता है, बिल्कुल गलत है। विकार जहाँ व्यक्ति को अपने क्रोध को नियंत्रित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल गलत है। विकार जिसमें व्यक्ति को गिरने या सोते रहने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, एकदम सही जवाब है। एक विकार जिसमें व्यक्ति भोजन नहीं खा पाता है, यह भी गलत है। जब अनिद्रा है तो अनिद्रा आप नींद से समझ सकते हैं, निद्रा का अर्थ ही नींद होता है। तो अनिद्रा जो होगा वो क्या होगा, व्यक्ति का सोते रहने में जो कठिनाई होगा उसमें अगर वो सामना कर पा रहा है तो वही अनिद्रा से संबंधित होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो पुनः स्वस्थ होने से रोकना, एकदम गलत। रोगी की देखभाल में देरी करना, बिल्कुल नहीं होगा। जिंदगी बचाना, एकदम सही जवाब है। चोटों को और भी बदतर बनाना, बिल्कुल गलत। प्राथमिक चिकित्सा का जो है महत्वपूर्ण पर्पस क्या है, तो जिंदगी बचाना जो है, जैसे ही कोई व्यक्ति घायल हुआ, चोट लग गया या फिर उसकी दुर्घटना हो गई, रोड एक्सीडेंट हो गया, तो जैसे ही हम लोग अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं या फिर व्यक्ति को सांप काट लिया, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट का बस एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह उस व्यक्ति का जान बच जाए, उसकी ज़िंदगी बच जाए। तो एकदम कोई भी एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इस प्रश्न को भी बना सकते थे। चलिए 30वां नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है आपात स्थिति में उठाया जाने वाला पहला कदम क्या है। इमरजेंसी कंडीशन में उठाया जाने वाला पहला कदम क्या होगा। कहता है स्थिति से दूर जाना, बिल्कुल गलत है। सुनिश्चित करें कि क्षेत्र खतरों से सुरक्षित है, सही है। पहले मदद के लिए किसी और की प्रतीक्षा करें, बिल्कुल नहीं। कुछ ना करें, यह भी नहीं होगा। जैसे ही आपात स्थिति हुआ, इमरजेंसी कंडीशन हुआ, तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा वो यह होगा कि हम सुनिश्चित करें कि जो है क्षेत्र खतरा से क्या है, सुरक्षित है। चलिए आइए 30वां नंबर के बाद 31वां नंबर प्रश्न को देखिए, किसी मरीज को बिस्तर से उठाने या हिलाने से सबसे पहले क्या करना चाहिए। मैं कह रहा है कि मरीज को, कोई पेशेंट को बिस्तर से उठाने या हिलाने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो हैंड हाइजीन करना चाहिए और हैंड हाइजीन के बाद सुखाना चाहिए। यदि आपके ही हाथ अगर साफ नहीं रहेंगे तो आप मरीज को कैसे सफलतापूर्वक स्वच्छ आदत के अनुसार उठाएंगे और बैठाएंगे, बस यही प्रश्न का कहना है। तो मरीज को आपको उठाना या बैठाना है या हिलाना है तो आपको क्या करना होगा कि अपने हाथ को धोना होगा और धो करके सुखा करके फिर आप उस मरीज को उठा सकते हैं या फिर पकड़ सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट में
कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। सारा ऑप्शन जो भी आप पढ़िएगा उसमें जो है आपको दूसरा नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब इसका नज़र आएगा। मरीज को सीधे बिस्तर से उठा लेना एकदम गलत है। मरीज को आदेश पर खड़े रहने को कहा जाए, मरीज भाई मरीज है तो उसको आप कैसे कहिएगा कि आप खड़े हो जाइए। अगर वो लाचार है, बेबस है, तो आप उसे सीधे खड़ा नहीं कर सकते हैं। मरीज को लापरवाह स्थिति में रखना यह भी बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा कि हैंड हाइजीन कीजिए, क्योंकि हैंड हाइजीन जो है एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्वास्थ्य क्षेत्र में। हैंड हाइजीन आप कीजिए, अपना हाथ को आप धोइए और हाथ धोने के बाद आपका यदि हाथ जो है पूरी तरह से सूख जाता है तब आप मरीज को क्या कीजिए, बिस्तर से उठाइए, हिलाइए या फिर अन्य जो भी आपका ज़रूरतमंद कार्य है उसके लिए वो कीजिए। चलिए 32वां नंबर क्या है, कहता है एनीमा क्या है। काफ़ी यह जो है प्रचलित प्रश्न है एनीमा। यदि आप हॉस्पिटल अटेंडेंट बनिएगा तो आपको एनीमा जो है हो सकता है कि देना भी पड़े मरीज को। जी एकदम बिल्कुल मैं सही कर रहा हूँ, हॉस्पिटल अटेंडेंट। हालांकि ये तो एनीमा देने का कार्य पेशेंट का वो वार्ड में जो सिस्टर लोग रहती हैं उसका होता है, लेकिन आप चूँकि नर्सिंग ऑर्डरली है तो जो भी नर्सिंग ऑर्डरली के अंतर्गत ये सब काम आएगा वो आपको करना होगा। तो जान लीजिए कि एनीमा क्या है। तो वो निचली आंत की सामग्री को धोने और निकालने के लिए उसमें घोल का क्या होता है, इंजेक्शन होता है। अतिसार का एक रूप गलती है, मूत्र को पास करने में सक्षम बनाने के लिए कैथेटर, बिल्कुल गलत। आँख साफ करने की प्रक्रिया, बिल्कुल गलत। तो एनीमा क्या है, यह पखाना के रास्ते से दिया जाने वाला एक प्रकार का जो है कह सकते हैं कि प्लास्टिक का एक ट्यूब के टाइप से रहता है जो कि पेशेंट को दिया जाता है ताकि पेशेंट का पेट जो है साफ हो। यदि उसमें जो है आंत की सामग्री में कोई भी अगर उसमें पहले से मल वगैरह है तो एनीमा देने के बाद क्या होता है कि वो सारा निकल जाता है। तो ये आपका इसका सही जवाब हुआ। 33वां नंबर देखिए, कार्डियक बेड क्या है। तो जैसे ही कार्डियक हुआ तो कार्डियक जो है वो हृदय रोग के लिए होता है। हृदय रोग से संबंधित चीज़ को कार्डियक बोलते हैं हम लोग। कार्डियक का अर्थ ही होता है हृदय। तो कार्डियक बेड क्या है, तो हृदय रोग के लिए तैयार किया जाने वाला बिस्तर। जो भी हार्ट डिजीज से अफेक्टेड पेशेंट है उसके लिए अगर बेड तैयार किया हुआ है तो वो कार्डियक बेड होगा। मानसिक रोग के लिए मेंटल होगा। गर्भवती महिला जो प्रेग्नेंट है उसके लिए ओब्स एंड गायनोकोलॉजी होता है, तो उसके लिए तो ये होगा ही नहीं। बच्चों के लिए तैयार किया जाने वाला बिस्तर यह भी नहीं होगा। इसके बाद आइए 34वां नंबर देखिए, प्रश्न 34वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरीज को स्नान घर में स्नान करने में सहायता करने का एक तरीका नहीं है। मरीज को जो है स्नान घर में स्नान कराने के लिए सहायता कराना, उसमें कौन सा तरीका नहीं है। मरीज के लिए एक नए प्रसाधन उपलब्ध कराना, यदि आवश्यक हो तो स्नान कुर्सी उपलब्ध कराना, मरीज को स्नान घर तक पहुंचने में मदद करना, जब भी स्नान करें तो स्नान घर से दूर रहना। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मरीज को स्नान घर में स्नान करने में सहायता करने में तरीका नहीं है। तो जब वे स्नान करेंगे तो स्नान घर से आप दूर रहिएगा तो फिर आप कैसे सहायता कर पाइएगा। तो निश्चित रूप से इसका ऑप्शन जो है वो चौथा होगा। चौथा इसका जो है सही जवाब है। 35वां नंबर प्रश्न देखिए, जब किसी का दम घुट रहा हो तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक उपचार तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसी का दम घुट रहा है अर्थात उसे दम घुटन का फीलिंग हो रही है तो कौन सा आप प्राइमरी ट्रीटमेंट का टेक्निक का जो है यूज करेंगे। ABC नहीं, हेमेंच मन्यूवर, इसके बाद रिसेस्टेशन और CPR। तो आपको पता ही है CPR सांस में तकलीफ होगा तो CPR देंगे। रिसेस्टेशन भी जो है अगर सांस से संबंधित अगर आपकी कोई दिक्कत है तो उसमें ये प्रोसेस किया जाता है। ABC भी जो है यह भी नहीं होगा। तो दम घुट रहा है तो उसमें क्या होगा, हेईमिल जो है मैन्यूवर टेक्निक का जो है आप यूज उसमें कर सकते हैं। चलिए इसके बाद 36वां नंबर प्रश्न देखिए, किसी ऐसे व्यक्ति को खाने या पीने के लिए कुछ ना दें जो किस स्थिति में हो। तो यदि व्यक्ति बेहोश होकर के गिरा हो तो आप उससे पहले क्या करिएगा, होश में लाने का प्रयास कीजिएगा, ना कि उसे खाने पीने के लिए कुछ दीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बेकार होकर बेहोश होकर गिरा हो। यदि पेशेंट बेहोश होकर गिरा हो तो सबसे पहले उसे होश में लाने का प्रयास करेंगे, ना कि खाने पीने के लिए कुछ कहेंगे और देंगे। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर चौथा होगा। चलिए इसके बाद 37वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एक मरीज अपनी स्वच्छता आवश्यकताओं पर चर्चा करने में शर्मिंदा दिखता है तो आप उन्हें
आप उन्हें कैसी प्रतिक्रिया देंगे। उन्हें साफ सफाई के लिए उनके परिवार को बुलाएंगे, उन्हें अपनी स्वच्छता बनाए रखने के लिए बाध्य करेंगे, मरीजों को अधिक आरामदायक महसूस कराने के लिए उसके साथ स्वच्छता के बारे में खुलकर चर्चा करेंगे, समझने के लिए उन पर चिल्लाना। तो इसका बिल्कुल समझ के आप इसका आंसर दे सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब होगा, क्योंकि मरीज जो है अपनी स्वच्छता की आवश्यकता पर जो है चर्चा करने में शर्मिंदा रखता है। तो आप क्या कीजिएगा कि मरीज को अधिक आरामदायक महसूस होगा, उसे इसके बारे में बताइएगा कि स्वच्छता के बारे में आप उस पर खुल करके चर्चा करिएगा। इसके बाद 38वां नंबर प्रश्न देखिए, जब किसी पीड़ित का दिल धड़कना बंद कर देता है तो उसके लिए सही चिकित्सा शब्द क्या है। तो हृदय गति रुकना। जब पेशेंट का दिल धड़कना बंद कर देगा तो उसके लिए सही मेडिकल वर्ड का क्या आता है, तो हृदय गति रुकना, जिसको कि हम लोग कार्डियो अरेस्ट भी बोल सकते हैं या फिर हार्ट फेल्योर भी बोलते हैं। दिल का दौरा पड़ना यह सही मेडिकल भाषा नहीं है। संपीड़न तो नहीं होगा, तंतु विकिरण भी नहीं होगा। तो हृदय गति का रुकना जो है उसके लिए सही मेडिकल वर्ड है। 39वां नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान है। भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर क्या है। तो याद रखिएगा 112। भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर जो है वो 112 है। चलिए अगला 40वां नंबर और अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि हॉस्पिटल अटेंडेंट के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो चलिए आइए देखें 40वां नंबर प्रश्न क्या है। कहता है सामान्य मूत्र का रंग कैसा होता है। एकदम बायोलॉजी का टर्म है, लूसेंट के किताब में बिल्कुल हूबहू आपका जो है लिखा हुआ है। यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपसे यह प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलती करते हैं तो समझ लीजिए आप क्या एग्जामिनेशन फिर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है भाई, आपको इसमें गलती नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है आप बायोलॉजी को पढ़े भी होंगे 9th 10th में, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप नौकरी लेने की रेस में चल रहे हैं तो आपको तो इतना तैयारी करना ही पड़ेगा। खास करके हॉस्पिटल अटेंडेंट के एग्जामिनेशन में जहाँ के प्रश्न जो है काफ़ी आसान पूछा जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको बिल्कुल ही गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि सामान्य मूत्र का रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला होता है। ऐसे भी आप देखते होंगे, इसका ऑप्शन देखिए लाल होगा ही नहीं, सफ़ेद। कोई भी व्यक्ति का मूत्र जो है बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता है, उसमें हल्का पीला जो है बिल्कुल होता ही है। क्यों? क्योंकि उसमें यूरोक्रोम पाया जाता है। गहरा पीला कभी देखें कोई पेशेंट का जो है या फिर आपका मूत्र का रंग जो है गहरा पीला कभी हुआ है? बिल्कुल नहीं ना। तो फिर इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो है तीसरा नंबर होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कुल सभी 40 जो है विषय से संबंधित हॉस्पिटल अटेंडेंट के प्रश्न पत्र को देखें, जो कि एम्स पटना द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था। और साथ ही साथ हम लोग यह भी देखें कि आखिर हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें किस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी 40 प्रश्न को देख करके कुछ ना कुछ आपको सीखने का ज़रूर जो है मौका मिला होगा, और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी मिली होगी कि आखिर प्रश्न जो है किस प्रकार के पूछेंगे। साथ ही साथ यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के अन्य प्रश्न पत्र को आप देख सकें और अपनी तैयारी को एक रफ्तार दे सकें। चलिए मिलेंगे फिर हम लोग वीडियो के नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।